हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आगे हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि बेटा इनसाइड द सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिससे कि सेल अलाइव रहे और फंक्शनल रहे। ठीक है, तो सम सेल ऑर्गेनल्स आर लाइक गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus 1898 में कैमिलियो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उन्हीं के नाम के बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया गोल्गी बॉडी। क्लियर? ये जो गोल्गी बॉडी है ये सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड है। आपको देख सकेंगे कि इसमें क्या है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जिसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है। ठीक है, और ये किसके शेप के होते हैं, वेसिकल के शेप के हो सकते हैं। ठीक है, वेसिकल्स के शेप के, वैक्यूल शेप, वेसिकल शेप्स एंड फ्लैट शेप्स के हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टर्ने। मतलब ये किसके शेप के हैं, वेसिकल शेप है। ठीक है, और वैक्यूल शेप है, और इस तरीके से फ्लैट शेप्स भी होते हैं। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ गोल्गी सिस्टर्ने, वेसिकल, वैक्यूल एंड फ्लैटन सिस्टर्ने। इसका जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन है कि इस गोल्गी के अंदर क्या प्रोटीन स्टोर रहता है, मॉडिफाई होता है और अच्छे से पैकेजिंग होती है, और जहां कहीं पे भी उस प्रोटीन की जरूरत है वहां पर ये ट्रांसपोर्ट होता है, डिस्पैच होता है। ठीक है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। क्योंकि हर एक के लिए क्या जरूरत है, प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। प्रोटीन्स की सिंथेसिस, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग कहाँ पे होती है, गोल्गी में होती है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है हमारा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है, तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और ये हमारी क्या, न्यूक्लियर पोर, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वहीं से स्टार्ट होती है हमारी क्या, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है वही प्रोट्रूड आउट होकर के क्या बनाती है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बनाती है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क सेल ऑर्गेनल्स है। ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ध्यान से सुनना, स्मूथ मतलब जिसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, एंड रफ जिसकी सरफेस पे ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये राइबोसोम है। राइबोसोम यहाँ पे आउटरमोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, रफ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, नो राइबोसोम, तो इसलिए इसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए इसका काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसाइज करती है क्या, प्रोटीन। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये प्रोटीन तो सिंथेसाइज नहीं करेगी, लेकिन इसका मेन काम होता है क्या, लिपिड की सिंथेसिस। ठीक है, ये सिंथेसाइज क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड, लिपिड ही बनाता है, लिपिड ही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा कैसा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कैसा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो, एक क्या है आउटर मेम्ब्रेन, एक क्या है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली क्या है, हमारी आउटर मेम्ब्रेन है,
और ये वाली हमारी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इस तरीके से जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और अंदर ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। एक बात का ध्यान रखना, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ क्या होती है, प्रोट्रूडेड होती है, ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ी सी सिचुएटेड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टिया। क्लियर, ये जो अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टिया। और अंदर का ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इन दोनों इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस बच गया उसको बोलेंगे हम इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। समझ में आया, क्लियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने यहाँ ये सारे पार्ट्स देख लिए। एक और चीज़ ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, खुद का डीएनए होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स ये खुद बनाता है। क्लियर, देयर आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और जो हमारा आरबीसीज होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आरबीसी के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए नहीं होता, देखो बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब कि वो जस्ट जब हमारी अर्थ बनी थी उस टाइम पे इनिशियली वो हमारी अर्थ के ऊपर बने थे, तो उस टाइम पे वो वेल डेवलप्ड नहीं थे, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रॉपर नहीं होता, तो सेल ऑर्गेनल्स भी प्रॉपर उसमें नहीं होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। आरबीसी में क्यों नहीं होता, आरबीसी का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है एक हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इतना हैवी जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही बड़ा मैक्रो प्रोटीन है, उसको प्रेजेंट होने के लिए स्पेस चाहिए आरबीसी के अंदर। तो इमेच्योर आरबीसी के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्योंकि उस टाइम पे उसको एनर्जी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारी आरबीसी मैच्योर होने लगती है सारे सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस सभी वहाँ से क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है, सब वहाँ से क्या हो जाएंगे, वो डिग्रेड हो जाएंगे। इसलिए आरबीसी में भी हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। क्लियर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आता है, मीन्स ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर, ये इसका मेन काम है, इसलिए ये क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं, पावर, एनर्जी मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का क्या है वो, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम दोज आर एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस एंड स्फेरिकल बॉडी। राइबोसोम क्या है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, डेंस एंड स्फेरिकल बॉडी होती है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स मतलब कि साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, और हमेशा क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के टाइम पे हमने राइबोसोम्स पढ़े थे, है ना। These are made up of ribonucleic acid and protein, जो प्रोटीन्स एंड RNA हैं उनके बने होते हैं क्या, राइबोसोम। मेन फंक्शन वही प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसका मेन फंक्शन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे सेल ऑर्गेनल वो है क्या है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल बेटा, सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। ध्यान देना, सेंट्रोसोम जो है वो यूकैरियोटिक एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सिर्फ, एंड नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। जैसे हमने अभी काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे वो मेम्ब्रेन से बाउंड थे, तो ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। और सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम, सोमा मतलब होता है क्या, बॉडी, और इस बॉडी के अंदर जैसे ये मान लो सेंट्रोसोम है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल। ये क्या है, सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल क्या है, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अरेंज इन राइट एंगुलर। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर भी जो मैंने बनाया था वो इसी तरीके का बनाया है ना, राइट एंगुलर, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। सेंट्रोसोम के अंदर ये इस तरीके से रेक्टेंगुलरली मतलब राइट एंगल की तरह ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर मेड अप ऑफ माइक्रो
ट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स के ये बने होते हैं। फंक्शन मेन काम क्या है इनका, सेल डिवीजन। जब हमारा सेल डिवाइड होता है उस टाइम पे सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जब हमारा एक सेल न्यूक्लियस जब ये डिवाइड होंगे तब हमारा क्या कौन काम करता है, ये सेंट्रियोल काम करते हैं। एंड सीलिया एंड फ्लैजिला, बहुत सारे ऐसे तुमने सेल और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे होंगे जिनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला या फिर सीलिया, सेल्स के पास भी होते हैं। ये भी किसके बने होते हैं, सेंट्रियोल्स के बने होते हैं। और इनका काम क्या होता है, लोकोमोशन। ठीक है, समझ में आया ये टॉपिक यहाँ तक? ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।